कर दीजिएगा विषुव। इसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स। चलिए आज विषु वगैरह के बारे में देखेंगे। देखिए विषु क्या होता है और कर संक्रांति मकर संक्रांति में बता दो फट से। ये कर्क रेखा होती है और ये रेखा होती है। ये होती है चैप्टर कहीं चेहरे का है ना, ध्यान रहे आपको। तो अपने जानते हैं कि थोड़ा ध्यान रख लीजिए। 21 पीछे से आया, कोई आगे से नहीं आया। 21 जून है और ये 22 और ये 23 सितंबर है और एक बढ़ता हुआ जो होगा क्या होगा। तो यही इन्हीं तिथियों पर जब सूरज पहुंचता है तो उन्हीं का ही नाम विषु होता है। जैसे कहने का मतलब सूरज जब यहाँ पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, 23 सितंबर या 21 मार्च को, तो ये जो डेट होगी वो क्या कहलाएंगी, विषु कहलाएंगी। विषुवत रेखा पर जो विषु है मतलब बनेगा। और ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर क्या होता है, 21 जून को सूरज पहुंचता है तो इसी को कहा जाता है कर्क संक्रांति, या इसी को ही। ये मौसम कौन सा होता है गुलाब में, गर्मी, संक्रांति, ठीक है। 22 दिसंबर को जब सूरज यहाँ पहुँच जाता है तो क्या होता है, मकर रेखा को पहुँचता है तो मकर संक्रांति कहलाता है। और फिर क्योंकि यहाँ पर गुलाब में अस्तर ज्यादा दिखता है यहीं पे है, तो इस नाते यहाँ पर जो इस हिस्से में क्या सर्दी पड़ेगी तो इसे क्या कहा जाएगा, शीत संक्रांति, ठीक है। शीत संक्रांति कहलाएगा, संक्रांति। ये मोटी चीज थी जो कि आपको जानना है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे शरद या शीत संक्रांति कब होगी तो डेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, जब सूरज उस पर पहुंच जाता है 23 डिग्री पर जब पहुंचता है उत्तर में, तो वहाँ पर कर्क संक्रांति होती है। 23 डिग्री जब दक्षिण पहुंचता है, 23.5 मतलब 23.5 दक्षिण जब पहुंचता है तो मकर संक्रांति या शीत या शरद संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कुछ चीजें फटाफट नोट करिए। वह तिथि जिसमें दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि समान होती है, सुन लो भैया सब लोग, 25, 26 और 27 ना, 25, 26, 27 छुट्टी है। क्या बताएं इस कारण से है? अच्छा वो होगा शिवरात्रि है ना, 28 को खुलेगा। 28 याद रखिए आप लोग, आज ही है ना, तो 28 तारीख खुलेगा बच्चों, 28 को खुलेगा, ठीक है। ठीक, 28 को आप लोग मुलाकात होगी। कौन सी डेट पढ़ रही है, मतलब दिन पढ़ रहा है? वाह भाई बाबा, मम्मा छुट्टी हो गया, जाइए सब नहाइए भाई, हम तो नहीं नहाए। नहाने का मेरा मतलब बुरा मत मानिए, सभी लोग डेली नहाते हैं। नहाने का मतलब जाइए थोड़ा सा स्नान करिए, थोड़ा दिमाग को धार्मिक करिए। देखिए लोग धार्मिक नहीं करेंगे तो जान ही नहीं पाएंगे क्या होगा। अच्छा तो ठीक है, अच्छी बात है, तो पहले ध्यान रखे हैं। तो भाई छुट्टी हो गई है, जाइए चलो चलो चढ़ाइए, छुट्टी चल गई है। अरे भाई अब क्या लेके जाएंगे, तो कहीं से जल चढ़ा दीजिए, मन को शांत कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, ठीक है। अब हम कैसे कह दें किसी को नहीं जाना है कि वो जाए, लेकिन छुट्टी है तो जो मन करे वो करे। मेला वाला देख लेना, कुछ ना करना रास्ता जाम कर दिए हैं तो घर से ही देख लीजिएगा। बचपन में मेले का बड़ा एक हुजूम हुआ करता था, अभी मेले का कोई वो नहीं रहेगा यार। तुम लोग तो चलो रुको,
दिन रात की अवधि समान होती है। विश्व नहीं कुछ बोलेंगे, सीधा छूट गया और अच्छा है। नहीं आप लोग बात कर लीजिए, फिर तो और आगे बोल दीजिए, छोड़ दीजिए। सूर्य 21 मार्च 23 सितंबर और आगे बोलते हैं छोड़ के। चलिए रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जिसका छूटा एक बार ध्यान सुन लीजिए, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। वह तिथि जिसमें दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि समान होती है, विषु विषु ये जो लिखा हुआ विषु इक्विनॉक्स जिसे इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों, विषु इक्विनॉक्स की संज्ञा से जाना जाता है या संज्ञा दी जाती है। सूर्य 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, सूर्य 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों तिथियों को पूरे ग्लोब पर, इन दोनों तिथियों को पूरे ग्लोब पर दिन रात की अवधि समान होती है। पूरे ग्लोब पर दिन रात की अवधि समान होती है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? कहाँ करा दिन बराबर होगा? और कोई बताया कुछ? सेंटेंस पढ़ो, एक लाइन में उसी में सब जवाब छिपा है जो लिखा आपने। क्या लिखा है? पूरे ग्लोब लिखा है ना, कहीं इंडिकेट नहीं किया है कि किसी एक जगह। तो भैया समझ लो, यहीं पर जब सूरज चमकेंगे तो यहाँ पर अगर मान लो कर्क रेखा पर, एक मिनट से मान लो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, मानने की बात है। तो यहाँ पर भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात मकर रेखा। और अगर मान लो यहाँ पर 13 घंटे की रात 11 घंटे का दिन है, जो भी कोई भी चीज आगे पीछे करते हैं आप, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। ये मतलब दोनों जगहों पर इसी क्रम में बनता, जैसे यहाँ दिन रात की अवधि समान, इसके आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ घटेगा और कुछ ना कुछ बढ़ेगा, यानी लगभग करीब दिन रात की अवधियों में भी जो डिफरेंसेस होंगे वो एक सीक्वेंस में बढ़ते बदलते जाएंगे। मतलब एक क्रम में दोनों गोलार्धों का समान होगा। और ना एक तरफ जब जाता है तो वहां दिन की अवधि बढ़ते, जिधर सूरज जाते हैं उधर दिन की अवधि बढ़ जाती है, रात की अवधि घट जाती है। मतलब जैसे सूरज अगर इधर जाए तो दिन की अवधि बढ़ती जाएगी धीरे धीरे ना। अब आप देखिए जैसे जून आते आते क्या दिन की अवधि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अधिकतम 7:30 बजे तक दिन डूबता है। फिर इसके बाद में जैसे ही ये इधर जाएंगे, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में जब आप आ जाएंगे तो 5 बजे ही 5:15 बजे के नियर अबाउट आपको लगेगा कि अंधेरा हो, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यहाँ 7:30 तो लगभग 5:30, ये लगभग करीब 2 घंटे का अंतराल आ जाता है, यानी कि 2 घंटे का दिन छोटा हुआ ना। तो जब कोई चीज छोटा होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर दिन छोटा हुआ तो रात बड़ी होगी, और रात अगर छोटी हुई मतलब कोई भी बड़ी हुई तो दिन छोटा हो जाएगा। कुछ भी चीजें करेंगी तो चीजें बदलती रहेंगी। यहाँ पर रहने पे क्या, क्योंकि बीच में रहता है, सेंटर पे चमकता है, तो उसके प्रकाश जितना हो सकता है सब जगह समान वितरित होता है, तो समान दिखाई देगा। यानी लाइट को बीच में अगर हम हैंग कर दें तो दोनों सभी लोगों को समान लाइट मिलेगी, और यही लाइट आगे इधर कर दें तो ज़्यादा और उधर के हिस्से में कम मिलने शुरू हो जाएगी। यही स्थिति है, क्योंकि जब वो 23 सितंबर और 21 मार्च को जब सेंटर पे रहता है ना, विश्व पे रहता है, तो सभी जगहों पर समयांतराल एकदम समय लगता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जितने अक्षांश पर दिन और रात हो रहा है उतने ही अक्षांश पर दिन रात की अवधि यहाँ पर भी हो। उसी तरह से मतलब ये बदलता पूरी तरह से सीक्वेंस में चला जाएगा। समझ गए ना बात को कुछ? लेकिन एक ही दिन होगा, उसके बाद में घटेगा, जैसे या तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा। जैसे इस समय क्या हो रहा है,
अब यहाँ से मूवमेंट हो गई है सूरज की, इधर की मूवमेंट हो गई है, सितंबर में यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे सितंबर में आएंगे ये दिन की अवधि इधर छोटी होती चली जाएगी, है ना। सितंबर के बाद जैसे ही थोड़ा एंट्री करेंगे, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर में जैसे आप पहुंचेंगे तो तुरंत यहाँ पर क्या बहुत जल्दी अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, मौसम में टेम्परेचर भी ठंडा होता चला जाएगा, फिर धीरे धीरे अक्टूबर में फिर कंबल वगैरह निकलनी शुरू हो जाएगी, है ना। नवंबर वगैरह में ठीक ठाक हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ लोग स्वेटर वगैरह निकाल लें, फिर नहीं तो जैसे ठंडक के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे हो रहा है। तो वेदर चेंज होगा तो सारी चीजें हमारी परिवर्तित होती चली जाएंगी, ये सूरज की मूवमेंट के ऊपर है। यहाँ बीच में रहेगा तो निश्चित तौर से समान प्रकाश फेंकेगा, तो समान प्रकाश फेंकेगा तो दिन रात की अवधि में भी उसी तरह से समानता रहेगी। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है दोस्तों। रात की अवधि समान होती है। इसमें 21 मार्च वाले विषु को 21 मार्च वाले विषु को बसंत विषु 21 मार्च वाले विषु को बसंत विषु तथा 23 सितंबर वाले विषु को शिशिर विषु बसंत विषु शिशिर विषु समझ में बच्चों क्या है। देखिए एक तो स्थिति होती है जब सूरज उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा होता है, समझ रहे हो ना। क्या लेवा करो तुम लोग यार, लेकिन जो तुम लोग ध्यान जब यहाँ बताएं तो सुन लिया करो, वरना नहीं समझ पाओ। जब सूरज क्या होता है, मैंने बताया 6.5 डिग्री उत्तर से 6.5 डिग्री दक्षिण के बीच में मूवमेंट होती है, बार बार आपकी चर्चा हो चुकी है। सूरज यहाँ से लेके यहाँ जाते हैं, अब फिर मूवमेंट करके यहाँ से लौटते हुए जाएंगे, है ना। ये मूवमेंट होती है सूरज प्रभाव प्रकाश के कारण थोड़ा आसान हो जाएगा। ये है ऐसे सूरज आते हैं, यहाँ से सूरज ऐसे, ये सूरज की मूवमेंट है। तो ये जो मूवमेंट होती है, ये वाली मूवमेंट जो देख रहे हो आप, यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही वाली मूवमेंट कब होती है मूवमेंट? 31 मार्च। 31 मार्च को सूरज चूंकि इधर जा रहे होते हैं कर्क रेखा की तरफ, तो उस समय क्या धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, ठंडक कोई हमारे यहाँ जा रही होती है। 21 मार्च को क्या होता है, ठंडक खत्म हो रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो उसमें बड़ा अच्छा मौसम बसंती मौसम होता है, बसंत ऋतु होती है। तो ये यहाँ पर इसी नाते इसको बसंत ऋतु कहा है। और क्योंकि 23 सितंबर को यहाँ पर डेट होती है, 23 सितंबर की है, और 21 मार्च वाली बताइए, 21 मार्च वाली डेट बताइए। तो 21 मार्च को बसंत ऋतु और लौटता हुआ इस वाले गोलार्ध में, देखो ये कुछ बात है कि और गोलार्ध ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे सारी जनसंख्या यही रहेगी। थोड़ा हिस्सा ही अफ्रीका का और थोड़ा सा एशिया का हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्से रहते हैं, लेकिन घनी आबादी जो उत्तरी गोलार्ध में है, 80% स्थलों का उत्तरी गोलार्ध में है, ये आप सब जानते होंगे। तो ये ज़्यादा हिस्सा मिलने के नाते इस नाते स्थल गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध को ही कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध के नाते सारी चीज़ें बसंत और शरद ऋतु बनाई जा रही है। तो रहते तो लोग दक्षिण में भी है, लेकिन बहुसंख्यक लोग नहीं रहते। बहुसंख्यक लोग क्या रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, स्थल की अधिकता उत्तरी गोलार्ध में है, इसी नाते इनकी ऋतुओं का नाम रख दिया गया है ये विषुओं का। जब 21 मार्च को सूरज लौट करके कर्क रेखा की तरफ जब जाएगा, उस वाले 21 मार्च को क्या हो जाएगा कि ये बसंत विषु कहलाएगा, और जब कर्क रेखा से लौटता हुआ 23 सितंबर को मकर रेखा की तरफ जाएगा तो शरद विषु कहलाएगा, क्योंकि तो इस गोलार्ध में शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, और इधर आएगा तो बसंत ऋतु से होते हुए गर्मी आएगी, फिर इसके बाद चीजें इस रूप में रहेंगी। समझ रहे हो ना। इसी नाते इसका 21 मार्च को बसंत ऋतु कह दिया गया, और इधर से लौटता हुआ 23 सितंबर को कौन सा समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए 23 सितंबर को विषुवत रेखा को शिशिर विषु कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आए हुए हैं, तो थोड़े से जरा एक चीज मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, और भी चीज, क्रांतिक वृत्त क्या होता है? क्रांतिक वृत्त
ठीक है। क्रांतिक कोई बता पाएगा यहाँ पे क्रांतिक वृत्त क्या होता है? वृत्त मतलब गोला, तो क्रांतिकारी वृत्त समझ लो, ऐसे याद करने के लिए। जो क्रांतिकारी वृत्त है वो क्रांतिक। अब क्रांतिकारी का मतलब यहाँ पे क्या है? क्योंकि सब सूरज की बात हो रही है, सूरज के मुंह में सूरज जी कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच जाते हैं। तो कर्क से मकर और मकर से कर्क का जो पूरा सर्किल है वो क्या है? क्रांतिक वृत्त कहलाता है। समझ आई बात? यानी कि 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से लेकर के 21 जून के पूरी जो सर्किल बन रही है, यही जो वृत्त बन रहा है, वृत्त हो गया ना, सूरज से यहाँ तक आना, 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण जाना, तो 23.5 दक्षिण से 23.5 उत्तर जाना, ये तो पूरी सर्किल एक बन गई उनकी गोला, वही क्या कहलाएगा? क्रांतिक कहलाता है। अब क्रांतिक वृत्त के बारे में थोड़ी और बातें जान लो। जब 21 जून से लेकर के 23 यहाँ पर 22 दिसंबर के बीच में आते हैं तो उनको 182 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 182 दिन लगता है। और जब ये मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाते हैं तो 183 दिन लगता है। यही 182 183 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? जुड़ा 365 दिन, साल पूरा, हिसाब किताब पूरा। तो यही बेटा कर्क से मकर, मकर से कर्क का सूर्य का जो एक गमन करने के जो एक वृत्त की जो संरचना बन रही है, यही क्या हो जाता है आपका? ठीक है, बस इतना ही जान लो। क्रांतिक वृत्त तो बिल्कुल क्या मतलब है, हो गया। ठीक, अब संक्रांति लिख लो, पॉइंट लो, संक्रांत सब एक पॉइंट लो। संक्रांति, संक्रांति क्या होती है अभी बताया आप लोगों को, बताइए संक्रांति क्या होता है? संक्रांति जब सूरज कहीं जा करके मतलब आखिरी सीमा पे पहुंचता है, फिर आखिरी सीमा पहुंचता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध की आखिरी सीमा, दक्षिणी गोलार्ध की आखिरी सीमा। ठीक है, अरे भैया उत्तरी किए यहाँ पर जब आएगा तो देखो क्या बताया मैंने, संक्रांति। और जब लौट के आएगा तो मकर संक्रांति कहलाएगा। समझ में बात को? संक्रांति, मकर संक्रांति, यही संक्रांतियां हैं। इसके अलावा 2 संक्रांति और होती है, एक 10 से वाली, इस पर 21 मार्च और 23 सितंबर वाली। ठीक है, इसी को विषु कहा जाता है। तो संक्रांति में करके विषु कहा जाता है। अभी आपको बताया मैंने, है ना? ये देखिए बसंत विषु और विषु, और यही जब कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचेगी तो कर्क संक्रांति। संक्रांति मतलब आखिरी तरह समझिए कि वहां पर जाकर के निकर्मण हो गया, उसे जाने नहीं जाएगा, वहां से बैक। ठीक है, तो संक्रांति समझ में आया सबको? किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? आप लोग पीछे क्यों बैठे हैं बेटा? बताया ना आप लोगों को, सब लोग आगे बैठा करिए। नहीं, आप लोग आएंगे तो सब पीछे चले जाएंगे, कोई भी। क्या हुआ? अभी तक आप लोग बैठे थे? कोई नहीं बैठेगा, आप लोग एक क्रम में बैठा करिए। आप बेटा वहाँ क्यों बैठते हो? तो यहाँ ले आया करो फिर अंदर, आगे यहाँ पे बिल्कुल सामने। देखो बेटा, टारगेट होता है डर, किसी को कहते हैं डर। देखिए, जिनका नहीं गायब हुआ वो बादशाह की तरफ कोने बैठे हुए हैं, इनकी भी गायब होती तो ये भी बगल बैठते। क्या पता कुछ लोग कहें सर हम यहीं बैठेंगे, बाहर कुछ लगा, क्या पता आप लेके साइकिल चले जाए तो जिम्मेदार होंगे आप। मैं क्या करूँगा, बैठे कुछ लोग कहेंगे सर हमारी बाइक ना गायब हो, बाइक पे बैठ के पड़ लें। तो डर इसे कहते हैं, है ना? हाँ भाई ठीक है, ऐसा मत करो बेटा, सामने खड़े करो, एक सीकर लगाओ, उसको बांध लो, भाई जी जाने दीजिए, आप तो नहीं गायब ना। देखिए गलत बात तो बहुत कुछ गलत बात है, गलत बात तो बहुत कुछ गलत बात है, कितने गलत को देखेंगे। अब जैसे ये है कि स्टैंड में होना चाहिए, अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तब तो बात है।
तो इसी नाते यहाँ पर रख दीजिए। अब इतना भी मत देखने के चक्कर में पड़िए, वरना सभी लोग अपनी अपनी साइकिल लगाएंगे, क्या पता है डर फैल गया तो कई लोग जाए खिड़की दरवाजे बैठ जाए, हो सकता है। डरिए मत, हिम्मत रखिए, नीचे तक बात हो गई ना, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी तो बहुत सारी दिक्कत है, इतना जरूरी है। चलिए ठीक है भाई, अब इसको कुछ कह नहीं सकते, अगर गायब हो गई तुम्हारी साइकिल आपकी तो हमारे से मांगने आ जाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अब रहने दीजिए। आइए चलिए लौट आइए। ठीक है, इतना हो गया। अरे यार रहने दो, अब बस बहुत ठीक। तो इतनी बात हो गई संक्रांतियों के बारे में। अब कुछ और चीज़ें जान लो, थोड़ी सी नई चीज़ें। इसमें कुछ लिखवा दे रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये बताओ, आप तो यहाँ पढ़ा रहे हो मकर संक्रांति हमारे यहाँ, और मकर संक्रांति यहाँ पढ़ा रहे हो, और मकर संक्रांति में 14-15 जनवरी मनाते हैं। चल नहीं पाएगा ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है। इसलिए ये संक्रांतियाँ, दूसरी संक्रांति, ये नक्षत्रों की संक्रांतियाँ, नक्षत्रों की है ना, वो संक्रांति अलग है। नहीं तो पता चला जो कोई न पढ़ा हो जाके एग्जाम में आ जाए तो जाके 14-15 तारीख को बार करता है। संक्रांति को जनवरी के आसपास के महीने में हो जाए तो वो जो संक्रांति होती है किस पे बेस्ड होती है, नक्षत्रों पे बेस्ड होने के कारण से ये 14-15, ठीक है। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती हैं, तो ये एक अलग यहाँ पर हेडिंग है। चलिए आगे और भी देख लेते हैं कुछ। अच्छा बताइए, अस्वच्छांश आप सभी लोग जानते होंगे। अस्वच्छांश, अस्वच्छ घोड़ा, चलिए थोड़ा बताता हूँ। अस्वच्छांश कौन क्या होता है? व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र जानते हैं। चलिए पहले हवा बात कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, आइए हवा की बात करते हैं। बात नहीं यार, बात नहीं भाई, या तो ऐसी बात करो कि खुद ही सुनो, आवाज बहुत तेज आ रही। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 30 से और इसके बीच का बात मैं 60 डिग्री बना दे रहा हूँ, ये 60 डिग्री आपकी, ठीक है 60। अब देखो ये होता क्या है, सूरज जो है मैंने बताया 3.5 डिग्री आपको मालूम है उत्तर जाते हैं और 3.5 डिग्री दक्षिण जाते हैं, लेकिन इनका आंशिक असर जो होता है वो लगभग 30 डिग्री तक जाता है, उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। तो 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होता है कैसा होता है, गर्मी वाला होता है। तो इसे कौन सा कटिबंध कहेंगे, कहेंगे बेटा आपका हो गया। ये वाला जो हिस्सा आपका होता है और इसके बीच का होता है, इसे क्या कहा जाता है। अब इसका अच्छा देखो कहाँ से त्रिकोण कटिबंध कहेंगे, कहाँ से कहाँ से बेटा 30 से 60 क्या उत्तर और दक्षिण दोनों, उत्तर और दक्षिण नहीं लिख दे रहा हूँ, यानी कि 30 से 60 ये भी 30 से 60, ठीक है। ये तो त्रिकोण कटिबंध हो जाएगा और बाकी ये वाला भाई और ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सबको पता होगा इसमें बेसिक चीजें, ठीक है। 3 कटिबंधों में कुल बटा हुआ है, ठीक। तो ये शीत कटिबंध हो गया, ये भी शीत हो गया और ये 2 शीतोष्ण हो गया। अब देखो यहाँ पर हवाओं की जो चलने की दिशा है, उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल क्या कहता है,
कोरियोलिस कब पढ़े आप लोग? फ्लेमिंग का नियम पढ़े हैं। हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने किधर मुड़ जाती हैं? जैसे देखिए, जब भी होगा ये इक्वेटर विषुवत रेखा, आप रहेंगे यहाँ 30 डिग्री रेखा, आप यहाँ से यहाँ को जब गमन करेंगे, किसी भी जगह से यहाँ को जब गमन करेंगे, यहाँ से यहाँ को गमन करेंगे, यहाँ से यहाँ को गमन करेंगे, यहाँ से यहाँ को, और ध्यान से समझिए बताइए सारा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अगर आप 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ आ रहे हैं, 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ आ रहे हैं, यहाँ उत्तर से दक्षिण, उत्तर से आ रहे हैं 0 की तरफ, या दक्षिण से उत्तर आ रहे हैं दक्षिण। तो होता है क्या, पूरे ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो ग्लोब के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं आप लोग। अब इसके लिए यही किसको होल्ड करते हैं, पहले चीज पृथ्वी को अगर हम देखेंगे तो एक होता है परिधि और एक होता है व्यास, दो चीजें। तब हम लोगों ने बात की थी व्यास, मैंने बात किया था कि ध्रुवीय व्यास और ध्रुवीय, फिर हमारी क्या व्यास हो गया, और इसके बाद विषुवत रेखीय क्या होगा, विषुवत रेखीय व्यास कितना है दोस्तों, कितना है 43 किलोमीटर। ठीक है, परिधि की बात की मैंने, परिधि की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर भी होगा ध्रुवीय परिधि होगा, ध्रुवीय परिधि की बात होगी, और इसके बाद विषुवत रेखीय परिधि होगी, विषुवत रेखीय। तो सब समझ आ गया। अब देखो विषुवत ध्रुवीय परिधि के बारे में पहले बात कर लें, तो ध्रुवीय परिधि के बारे में बता दूंगा आपको। ये देखिए आपकी 0 डिग्री रेखा है, ये आपको यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। अब उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप देखेंगे परिधि जब होता है तो परिधि का मतलब होता है गोला जो होता है उसके ऊपर का सरफेस, ये होता है। व्यास का मतलब बीचों बीच से फाड़, बीचों बीच से नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर से अंदर अगर चले आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, व्यास। लेकिन अगर उसके ऊपर से सरकते हुए आएंगे तो क्या, परिधि। ठीक है, तो परिधि जो होती है ये परिधि यहाँ से लेकर के एक हिस्सा, ऐसे समझो ये इमेज बना हुआ है, ये ग्लोब का एक हिस्सा मैंने ऐसे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होता है 102 किलोमीटर, 10,002 ठीक है, 10,002। ठीक है, इसी तरह से 10,002 ये होता है, फिर ये भी 10,002 होता है। ठीक है, तो 20,002 हो जाएगा, और 20,004 का गुना उसके पीछे जाएंगे साइड में, फिर 1,002, फिर 1,002, 4 पार्ट में बटेगा तो कितना हुआ, 40,000। समझ रहे हैं, ये क्या हुआ, ध्रुवीय परिधि। लेकिन अगर विषुवत रेखीय परिधि की बात करेंगे तो कितना होता है, 40,000, 40,076। समझ रहे हैं बात को, ये 40,076। ये क्या, ये गोले वाले, ये वाला हिस्सा ऊपर से ऐसे नापिएगा, तो एक पोल से दूसरे पोल, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ जाने पर कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा गोला घूम जाएगा ऐसे बीचों बीच से, तो कितना हो जाएगा, 40,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, लगभग करीबन 8 फीट। यानी कि देखो इसकी जो परिधि दिख रही है ना, परिधि मतलब ऊपर का गोला, यानी ये वाला गोले की परिधि ज्यादा है, ये वाले की पोल कम है। समझ गए बात को। तो इसी नाते कहा जाता है पृथ्वी थोड़ी चपटी है, ध्रुवों पर चपटी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 68 किलोमीटर का दोनों डिफरेंसेस है। अगर यही समान होता तो चपटी नहीं कही जाती। समझ गए बात को।
पृथ्वी जो गोल हमारी दिखती है, साइड साइड का हिस्सा, जैसे एज लाइक पृथ्वी आप समझिए, ये हिस्सा है विषुवत-रेखीय, ये आपका है 40,076 किलोमीटर। इसकी ऊपर से किलोमीटर की दूरी अगर नापेंगे, पोल से आप विषुवत रेखा पर बैठ जाए किसी बिंदु से और चल जाइए पूरा उसी सेंटर पे विषुवत रेखा पर, तो कितना 40,076 में पहुंच जाएंगे आप। क्लियर है? और एक ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे बैठिए, दक्षिणी ध्रुव जाइए, दक्षिणी ध्रुव से पुनः फिर ध्रुव की तरफ आ जाइए, किसी भी देशांतर रेखा का अनुसरण करते हुए आप किसी भी देशांतर रेखा का अनुसरण करते हुए चले आइए, तो आपका कितना हो जाएगा 40,008। ठीक है, तो दोनों के मध्य का जो डिफरेंस हो जाएगा 68 किलोमीटर। तो 68 किलोमीटर यही चपटी है, संरचना है, यानी कि यही जो पृथ्वी की चपटी संरचना है, इसी को पर्टिकुलर इसका नाम जियोड संरचना कहा जाता है। जियोड संरचना यानी पृथ्वी का जो चपटा होने की संरचना, पृथ्वी के लिए स्पेशल वर्ड का यूज किया गया, जियोड संरचना। क्लियर है? तो ये बात हो गई। अब देखो होता क्या है, यानी कि ये वाला हिस्सा ध्यान से समझना दोस्तों, ये वाला हिस्सा मैंने बताया 40,076 किलोमीटर है। ठीक, अब पृथ्वी आप जानते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, यानी ये पश्चिम है, ये पूरब, यानी यहाँ से यहाँ पूरब। ठीक है, तो अब बताओ जरा, ये से ध्यान से समझिए, ये मोटा हिस्सा सबसे ध्रुव वाला हिस्सा यही होगा, इसके बाद इधर जाएंगे तो कम होता चला जाएगा, इसके इधर जाएंगे कम होता चला जाएगा। क्लियर है भाई? ग्लोब आप देखेंगे तो बीच में ज्यादा है, परिधि ज्यादा होगा, और इसके बाद का हिस्सा जैसा शरीर को देख लीजिए आप, ये हिस्सा क्या है, थोड़ा चौड़ा है, ऐसे इमेजिन करिए चौड़ा है, ये हिस्सा क्या है, पतला है ना? पैर की अगर कलेक्ट कर दिया जाए तो पतला और छोटा हो जाएगा हिस्सा। यही पृथ्वी, ऐसे इमेजिन करिए, ये ऐसे शेप में आएगी पृथ्वी, ये गोल शेप में ऐसे लीजिए। अब इस शेप में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति मूवमेंट करता है, मान लो ये हाथ की मोटाई है और बाकी सिर है छोटा, तो अगर मूवमेंट करेंगे तो इस तरह से अगर मूवमेंट किया जाए तो सबसे तेज कौन सा हिस्सा मूवमेंट? निश्चित तौर से ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है ये तेज मूवमेंट करेगा, ये तो बहुत छोटा हिस्सा है, इस तरह से इसको मूवमेंट करने में कम लगेगा, मतलब इसकी मूवमेंट आप हर चीज देख लेंगे बारीकी से, धीरे से। ये वाला थोड़ा तेजी से लगेगा, ये अलग बात है, दिख रहा है आपको, लेकिन भाग रहा है तेज यही, ये भाग रहा है यही तेज। ठीक है, स्पीड इसकी चलने की तेज। अब बताओ क्या, यानी कि विषुवत रेखा जब मतलब जब ये पृथ्वी चलती है, पश्चिम से पूरा मूवमेंट करती है, तो होता क्या है कि ये वाला हिस्सा सबसे तेज भागता है। इससे जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे, इधर या इधर, उत्तर या दक्षिण, वो पोल के जो स्थान है वो कम तेज भागते हैं। ठीक है, तो जब ये कम तेज भागते हैं, यानी कम तेज घूमते हैं, भागने का मतलब घूमना, कम तेज घूमते हैं। अब होता क्या है कि जब हवाएं देखो, हवाओं के बारे में थोड़ा सा विवरण है, कई सारे तथ्यों के लिए एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हवाएं जब 30 डिग्री अक्षांश से 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य से, इसके भी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य से विषुवत रेखा की तरफ जब चलती हैं, विषुवत रेखा की तरफ क्यों चलती हैं? क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, यहाँ गर्मी पड़ती है, गर्मी होने के नाते यहाँ पर क्या संघनन हो जाता है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, और हवा के साथ क्योंकि जलवायु समुद्री क्षेत्र होता है, जल वाला क्षेत्र होता है, तो पानी भी चला जाता है, इसके नाते पानी होता है, कहने मतलब वहाँ सूरज की किरणें सीधे पड़ती है, गर्मी खूब होती है, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है 0 से लेकर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य बनता है, इसी नाते 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र डोलड्रम का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठती है तो वहाँ खाली जगह बन जाती है, उस खाली जगह को भरने के लिए हवा 30 से 35 डिग्री अक्षांश से भागती है 0 से 5 डिग्री उत्तर, मतलब जो है अक्षांश की तरफ, यहाँ 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण की तरफ, ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी लो प्रेशर जोन जो बन जाता है, एलपी लो प्रेशर जोन बनता है, वो क्या है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास हाई प्रेशर जोन होता है, यहाँ पर भी 40 से 30 से 35 डिग्री के बीच हाई प्रेशर जोन होता है। यहाँ से अब क्यों हाई होता है, लो होता है, मैं बता देता हूँ। हालांकि ये दूसरे चीज का टॉपिक है, मैं यहाँ पर इसको आपको समझा रहा हूँ, आगे चल करके हम लोग जो पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ मिल गया तो मैं बता दे रहा हूँ जो समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लो प्रेशर जोन बनता है, निम्न वायुदाब जिसे कह सकते हैं। निम्न वायुदाब में हमेशा क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा मूवमेंट करती है। अब हवाएं यहाँ से यहाँ को आती हैं, यहाँ से यहाँ को आती है, 30 से 35 उत्तर से और 30 से 35 दक्षिण से हवाएं 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण की तरफ हवाएं आती हैं। जब हवाएं
चलती है, यहाँ बना लो प्रेशर जोन, चली हवा 30 से 35 से। तो जब हवा चलती है, अब यहाँ पर बना लो प्रेशर, यहाँ रिप्लेस, ध्यान रखो, यहाँ बना लो प्रेशर, यहाँ से हवा उठी, जैसे बनेगा, यहाँ से अगर मान लो कोई रिक्ति हो रही है और आप तो यहाँ पर तुरंत आएंगे, जैसे सीट का कुछ ऐसा मानक हो जाए कि आप सड़क के यहाँ आ जाए या रिक्त खाली हो तो तुरंत चले, तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ऐसे सोचो कि ये जगह है जहाँ खाली होगा उसी के सीट से आके भरेगा, ऐसे नहीं कि वहाँ से यहाँ से ऐसे नहीं भरेगा। कहने का मतलब लो प्रेशर जहाँ बनेगा वहाँ हाई प्रेशर से हवा आएगी। अगर यहाँ लोग बना यहाँ से हवा चलेगी, यहाँ से आएगी कहीं से, लेकिन यहाँ पर हवा क्यों आ रही है, ये सोचेंगे कि यहाँ से हवा क्यों नहीं चली आ रही है, क्योंकि पूरी पेटी लो प्रेशर वाली है। तो पूरी पेटी लो प्रेशर में होगी तो वहाँ से हवा नहीं चलेगी। तो आप कहेंगे साहब क्यों 15 से 20 डिग्री से नहीं आ जा रही है, 15 से 20 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को हवा जाएगी, ये नहीं कि बीच में कहीं से चली जाएगी। और मैंने भी आपको बताया हाई प्रेशर 30 से 35, तो हवा हमेशा 30 से 35 से ही चलेगी लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर की तरफ, जो कि यहाँ लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर है, लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी, हाई प्रेशर से ही आएगी। ये साथ ही सवाल खत्म हो गया कि 20 से क्यों नहीं आ रही है, 30 से 35 से चलेगी और बनेगा यहाँ पर 30-35 पर ही आपका हाई प्रेशर बनेगा। ठीक, अब जब हवा हाई प्रेशर से मान लो सीधे एक सीधी रेखा से खींची जाए, इस स्थान को मिलाए, तो यहाँ खाली जगह बनेगी तो हवा यही भरने आएगी, यहाँ पे, यहाँ से तो हवा आएगी नहीं भरने, उसी जगह की हवा उसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हवा यहाँ पर बना लो प्रेशर जोन, यहाँ पर है हाई प्रेशर जोन, जैसे लो बना तैसे हवा चल पड़ी उसको पकड़ने के लिए, लो प्रेशर को कवर करने के लिए हाई प्रेशर से हवा भागी। ठीक है, भागी हवा, तो आप जान रहे हैं पृथ्वी मूवमेंट भी करती रहती है हमेशा, पृथ्वी की गति गतिशील है, कभी रुकती तो है नहीं, हवा पृथ्वी चल रही है अपनी, लो प्रेशर यहाँ बना तो हाई प्रेशर से हवा निकली, लेकिन ये स्थान भी मूवमेंट कर रहा है, ये भी स्थान मूवमेंट कर रहा है, तो 0 डिग्री का जो स्थान मूवमेंट करेगा वो तेज करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चौड़ा है, मैंने नहीं बताया आपको उदाहरण के तौर पे, ये स्थान क्या कम उसके अपेक्षा उसे कम मूवमेंट करेगा तेज, इसके इधर आ जाएंगे तो और कम करेगा, इसके बाद यहाँ चलेंगे पोल पे चले जाएंगे तो इसकी मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब घूम गई। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ को हवा आएगी, मतलब ये हवा जो लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर से जब हवा यहाँ को आएगी बेटा, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक इस प्लेस तक यानी कि कुछ किलोमीटर होगा और 30 किलोमीटर, आप सोच लीजिए कि 30 अक्षांश का डिफरेंस है, अब 30 अक्षांश का डिफरेंस मतलब एक अक्षांश में 111.32 होता है, लेकिन 111 मान लो, समझने के लिए 110 मान लो, याद करने के लिए या 100 मान लो, जिससे अभी गुणा करने में आसानी हो जाएगी। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111.32 होती है, लेकिन मैं यहाँ समझने के लिए 100 मानता हूँ, 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर 30 अक्षांश है, इसके बीच में 30 अक्षांश है, हवा आएगी कहाँ, 30 से 35 से आएगी कहाँ, 0 डिग्री के पास, 0 के पास आएगी, तो 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया, 100 3 या 30, तो कितना किलोमीटर हो गया, 3000 किलोमीटर हो गया। अब 3000 किलोमीटर चलने में हवा को यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम तो लगेगा, इस हवा को यहाँ से आने में यहाँ टाइम लगेगा, जब तक ये हवा यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। हवा के चलने की गति भी बताते हैं ना, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर कुछ बताते हैं ना कि हवा की कुछ गति होती है। अगर वो मान लो कुछ गति से चलेगा, किसी भी गति से चलेगा, हमेशा ये प्लेस जो है हमेशा मूवमेंट करके आगे चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये हवा पीछे छूट जाती है, जैसे चली तो इसी स्थान के लिए थी, लेकिन यहाँ पर जब तक ये हवा यहाँ से यहाँ तक आई तब तक यह स्थान उससे ज़्यादा तेज से गति कर गया, इस नाते हवा पीछे छूट जाती है। तो समझ में आ रहा है, जैसे ट्रेन अगर मान लो तुम्हारे चलने की दिशा और ट्रेन के चलने की अगर गति दोनों अगर समान हो, तो तुम जैसे ट्रेन का डिब्बा देखी मतलब गेट देखा और तुमने दौड़ा, जितने तेज ट्रेन दौड़ी उतनी तेज आपने दौड़ा तो गेट पे आप पहुँचो। लेकिन अगर उसकी गति आपकी गति से तेज है तो जैसे आप जाएंगे तो गेट निकल जाएगा तब आप पहुँचोगे। क्लियर है, इतनी बात तो स्पष्ट होगी कि जैसे निकल जाएगी गेट, या तो उसके जितनी तेज वो चल रही है उतने ही तेज गति से आप भी चलिए, तो फिर सीधे सीधे आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज हो रही है, ये स्थिति है, इसको मान लो बताओ रेल का डिब्बा, और यहाँ से मान लो आप अपने आप को दौड़ना, ये चल रही है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आप चल रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी आधे का अंतर हो गया ना।
तो इसका मतलब आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, उसके आधे पे छोड़ोगे, आधे पे जाओगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये इसी कारण से ये हवाएं जो इधर झुक जाती है, तो समझ में आई बात? और झुक जाती है मतलब इस चली थी इस स्थान को पकड़ने के लिए मान लो, और पहुंच जाती है इसके पिछले वाले स्थान पर, क्योंकि इनकी हवाओं की गति बहुत उतनी तेज नहीं होती जितना पृथ्वी के चलने की गति होती। क्लियर है? तो ये इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में यही चीज सेम होती है तो अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि वो पर्टिकुलर जिस स्थान पे निम्न वायुदाब बना है वहां कवर करने के लिए उच्च वायुदाब से हवा चली, लेकिन इसके जो चलने की दिशा है, गति है, इसके जो भागने की गति है, दोनों में अंतर है। तो इस कारण से जैसे ये यहाँ के लिए चली थी तो ये आगे मूवमेंट कर गई, तो ये पहुंचेगी कहाँ? यहाँ पर। तो यहाँ पर जब पहुंचेगी तो इसके परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो इसका झुकाव दिखेगा ना, इसका झुकाव कब दिखेगा? अब यहाँ पर देखिए इसके परिप्रेक्ष्य में प्लेस मान लीजिए इसको यहाँ को आ रही है, अब जब ये चलेगी ये वाला प्लेस जब आगे चला जाएगा, ये वाला प्लेस यहाँ से यहाँ पहुँच गया और हवा क्या आ गई? ये हवा जो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन हवा पहुंची कहाँ? इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पीछे पहुंची, तो हवाओं की दिशा की हिसाब से यहाँ पर जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसी नाते उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं। लेकिन यही चीज जब 30 से 35 वाली चीज 60 से 65 वाले अक्षांश की तरफ जब जाती है, यहाँ पर बनता है यहाँ लो, देखो यहाँ पर बनता लो प्रेशर, यहाँ पर बनता हाई प्रेशर, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर। तो लो प्रेशर जब बनेगा तो हाई प्रेशर से फिर हवा जाएगी, तब ये स्थान धीरे भागेगा, हवा यहाँ तेज हो जाएगी, तब ये उस स्थान से क्या करेगी? आगे बढ़ जाएगी, उस स्थान से आगे बढ़ जाएगी। निकली यहाँ के लिए थी, पहुंच यहाँ गई, यहाँ पर क्या थी? निकली यहाँ के लिए थी, छूट गई, पिछड़ गई हवा, इस नाते पीछे दिखाई देगा, हवा पिछड़ी हुई, हवा पिछड़ गई उस स्थान से, इस नाते पीछे दिख रही है। जैसे आप गाड़ी चले तो जब गाड़ी का वेग आता है, एक्सीलरेटर लेते हैं तो गाड़ी क्या होती है? आप उस गति में होते नहीं है, फिर पिछड़ जाते हैं। कुछ समय बाद आपका बैलेंस बनता है तो आपकी शरीर की भी चलने की गति और गाड़ी के भी चलने की गति समान हो जाती है, तो आप सीधे स्ट्रीट बैठ जाते हैं। तो जैसे पीछे हट जाते हैं आप, इसका मतलब उस वेग से आप नहीं है, धीरे धीरे जब गाड़ी चलती है तब आपका वेग बैलेंस हो जाता है और तब उस हिसाब से आप चलने लगते हैं। हवाएं भी पीछे छूट जाती है या तो आगे बढ़ जाती है। कभी कभी क्या, मैं आपको पकड़ने के लिए छोटे बच्चे को जब दौड़ता है तो आप क्या करते हैं? 2 कदम आगे जाकर के आप क्या करते हैं? ऐसे कवर करते हो ना, इसका मतलब आपकी गति उससे तेज है तो आप आगे चले गए। और कोई तेज लड़का जो रनर है वो भागे तो क्या करोगे? आप उसके पीछे तो पहुंचोगे, तो पता चला कि वो तो आगे चला गया। तो झुकाव जो आपका हुआ, सेम यही कंडीशन यहाँ होती है स्पीड का। तो हवाएं जो दाएं और बाएं मुड़ रही हैं वो उसके पीछे केवल हाई और लो प्रेशर के मध्य में हवा उस स्थान के भागने की गति और हवाओं के चलने की गति का जो डिफरेंसेस है, यही कारण है हवाएं पीछे छूट रही है या तो आगे बढ़ रही है। कोई बात समझ में आया ना? ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब ये जो हिस्सा बनता है उसका ये क्षेत्र हो गया, ये सिकोल और ये शीर्ष कटिबंध। और आपको ध्रुवीय परिस्थिति पता चल रही है, विषुवरेखीय परिस्थिति, ध्रुवीय व्यास और विषुवरेखीय व्यास, ये चीजें कॉन्सेप्ट आपका हो गया। हाँ, अक्षांश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अस्वच्छांश के बारे में। तो हवाएं क्या होती है? पहले देखो एक चीज हुआ करती थी पहले के समय में, क्या कि हर चीज सिर्फ से होता था, क्योंकि प्लेन थी नहीं, पहले एरोप्लेन थी नहीं, तो व्यापार मोस्टली जो होता है। अब इसी हवा देखो और अभी समझ लो, थोड़ा हवाओं के नाम जान लो। ये जो गोलार्ध है ना, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में, यहाँ जो हवाएं ये वाली सब चल रही हैं, ये हवाएं कहलाती है व्यापारी, और ये कहलाती है पछुआ। 30 से 60 के बीच तक पछुआ, 30 से 60 का जो बीच का होगा वो क्या होगा? पछुआ। ठीक है। अब जो व्यापारी हवाएं होती हैं, यानी कि लोगों को पहले जब अब देखो आबादी बीसी के बीच में ज्यादा रहती है, मैक्सिमम आबादी बीसी के बीच में है ना, कर्क और मकर रेखा के बीच में तो आबादी भाई, और 5-5 डिग्री और बढ़ जा रहे हो, 2.5 डिग्री, तो लगभग 5 डिग्री दोनों बढ़ गए, तो वो भी क्या हो गया? क्षेत्र आपका और ज्यादा हो गया। तो पूरी जनसंख्या लगभग इसी में है। तो व्यापार जितना भी समुद्री मार्ग इस क्षेत्र में पड़ता था, व्यापार पहले समुद्रों से ही होता था। तो पहले बड़े पैमाने पर व्यापार घोड़ों का होता था। तो होता क्या था? व्यापारी अपने घोड़ों को उसी पर लाद करके ले जाते, और जैसे ही ध्यान हम लोग 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पहुंचते थे,
तो यहाँ पर मैंने बताया कि हाई प्रेशर क्यों होता है। अब हाई प्रेशर क्यों होता है ये भी बता दूँ आपको, याद रखिएगा, घोड़े वाली बात करते हैं। तो यहाँ से जब हवा निम्न वायु दाब देखो यहाँ बनता है, तो यहाँ से हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, मैंने बताया अभी। फिर बताया मैंने कि ये हवाएं 30 से 35 वाली हवाएं दोनों गोलार्धों की भाग करके आती है इस जगह को भरने के लिए। तो यानी कि यहाँ से जब हवा आएगी तो यहाँ भी खाली हो जाएगा, यहाँ पहले से खाली था। तो जब ये हवा यहाँ से यहाँ को आई, ये गर्म होकर के कहाँ जाएगी, इधर उधर नहीं जाती, ऊपर उठेगी, पहले ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, नीचे खाली जगह हो गई, ऊपर भर गया। जैसे इस कमरे में मैंने बताया था कि जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गर्म होकर के ऊपर चली जाएगी और उससे एग्जिट हो जाएगी। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ घट जाएगा, यानी निम्न वायु दाब हो जाएगा, नाइट्रोजन घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर घुटन होने लगेगी जब तक कि हवा इन बिंदुओं के माध्यम, डोरों और विंडो के माध्यम से हवा आ जाके बैलेंस करो। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ज़्यादा सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अपेक्षा खाली कमरे की अपेक्षा आप यहाँ का ऑक्सीजन लेवल घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे? निश्चित तौर से अगर इतने पेड़ लगा दिए गए होते तो ऑक्सीजन लेवल यहाँ बढ़ गया होता, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर गर्मी बढ़ गई, गर्मी होने पर यहाँ की हवाएं जो थी वो हल्की होकर के ऊपर उठ गई, यानी यहाँ निम्न वायु दाब एक तरह से कहिए बन गया। अब वो निम्न वायु दाब तूफान वाला नहीं, वो बन गया, लेकिन ये चूंकि इतना कम है कि बगल बगल में इतना अच्छा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बैलेंस है कि वो तुरंत बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हवाएं लो प्रेशर जोन में गर्म होकर के ऊपर जब उठ जाती हैं, गर्म हुई ऊपर उठेगी, इससे हवा 30 से 35 यहाँ भरने के लिए आएगी। तो ये जब ऊपर उठी तो कहाँ गई, ऊपर जो उठी तब 0 से 10 डिग्री दक्षिण वाला, 0 से 10 डिग्री उत्तर वाला, ये हवाएं उठ करके ऊपर वाली हवा नीचे आकर के 30 से 35 पर बैठती है, यानी कि वो 30-35 मान लीजिए, मुझे 0 से 5 मान लीजिए। वहां से अगर निम्न वायु दाब बनाई, हवा ऊपर से उठ करके यहाँ चली गई, ऊपर को हो गई, तो नीचे से हवा यहाँ को आएगी, और चूंकि ये तेज भाग रहा है तो पीछे छूट जाएगी, पीछे छूट जाएगी, चूंकि हम तेज भाग रहे हैं इक्वेटर पे हैं, तो ये पीछे छूट जाएगी, और यहाँ की जो हवा है ये जाकर के ऊपर वाले से 30 से 35 पे ड्रॉ कर जाएगी, बैठ जाएगी। तो यही जो बैठेगी तो कौन सी हवा बैठेगी, गर्म हवा बैठेगी, यही हाई प्रेशर होता है। क्योंकि हवा गर्म है तो यहाँ पर ये खाली जगह हुई, तो यहाँ पर भी इसकी भी रिक्ति भरेगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनने लगेगा, तो उसको भरने के लिए हवा ऊपर से बैठेगी, तो ये सर्किल बनता है। अब यहाँ पर सेल लगेंगे हेडली सेल, ये सब आगे चल करके हम लोग जो वायु पढ़ेंगे तब वहाँ की बात है, थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा चले जा रहे हैं। तो ये जो हवाओं का जो समीकरण है, इसी तरह से 30 से 35 से जब शुरू होती है तो 60 से 65 के बीच में जाएगी बैठेगी, ठीक है। ये हवा है, फिर 60 से 65 से लेके 90 से 80 से 90 के बीच में हवाएं जाके बैठेगी। तो 3 सेल बनते हैं, 3 सेल बन देगा। आपको हेडली सेल वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वो सब चीजें बनेंगी, नहीं सुना है तो मैं आगे बताऊँ। तो ये हवाओं के बारे में आपका हो गया। यहाँ पर बात कर रहे थे हम अक्षांश की, तो ये हवा 30 से 35 वाली, मैंने क्या कहा, हवा चलती नहीं है। उच्च वायु दाब होगा तब देखते होंगे पत्ते भी नहीं हिलते, लोग बोलते हैं। गर्मी का जब मौसम था अभी, तो आप लोग क्या कर रहे थे कि बिल्कुल हवा चली नहीं, तो उस समय क्या होता था कि एकदम ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता था, और वो स्थिति थी कि हाई प्रेशर से हवा आए तो हवा जब तक आती रहती थी तब तक वो ऐसा बना रहता, बिल्कुल पत्ते तक नहीं हिलते थे। और जब हवा आ गई, अभी देखिए मानसून, हवा इतना ज़्यादा गर्मी हो गई थी यहाँ पर, सूरज जी जब थे, अब तो सूरज जी लौट रहे हैं भाई। 22 दिसंबर हो गया, 23 दिसंबर आज की डेट में संभव होता है, तो 23 दिसंबर में आप रिटर्न हो रहे हैं सूरज, तब यहाँ पर गर्मी खूब बनी हुई है। तो हवाएं आपका दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, यानी कि हिंद महासागर के हिस्से से आ रही हैं हवा। अब वो हवा आ रही है हिंद महासागर के ऊपर से आ रही है। हिंद महासागर क्या होता है, सागर है, वहाँ गर्मी पड़ेगी, तो वो जब वाष्प बनेगा तो क्या होगा, पानी लिए रहेगा ना। जैसे आप किसी पानी को बॉयल करते हैं तो प्लेट पे पानी लग जाता है ना, चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं तो प्लेट पे देखिए पूरा पानी लग जाता है। उसी तरह से वो पानी जब गर्म हुआ, वो हवा जब गर्म हुई वो क्षेत्र की, तो वहाँ का पानी भी था, पानी भी उसके बाद साथ जलवाष्प भी आ गया, और वही जलवाष्प अब इधर आ रहा है, वही मानसून बन के आ रहा है, वही पानी बरसा रहा है, ठीक है। तो 30 से 35 जो हिस्सा है, यहाँ पर हवाएं नहीं चलती, लगभग नहीं के बराबर शांत मौसम होता है वहाँ पर। उस स्थिति में आज तो स्टीमर बोट है, तब स्टीमर बोट नहीं हुआ करती थी, तब पर्दे वाली बोट हुआ करती थी। उस स्थिति में हवा का कोई लोड नहीं पड़ता था, तो वो शिप जो है डूबने के चांसेस बन जाते थे, मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब बहुत कम गति होती थी। तो उस स्थिति में वो लोग घोड़ों को वहीं उतार देते थे,
मतलब उस पानी में घोड़ों को फेंक देते थे। तो कुछ बचते थे जब तक वो पार ना हो जाए, लगभग 500 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर है ना, 5 डिग्री 30 से 35 के बीच में, और वो क्रॉस में चलते थे तो कहीं कहीं दिक्कत आती थी कि बिल्कुल हवा ना चले, तो घोड़ों को वहाँ उतार देते। तो लगभग करीब 40 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र पड़ता था, वो घोड़े वहीं पर रहते थे, उतार दिए। बहुत सारे घोड़े मर जाते थे और कुछ एक बच पाते थे, क्योंकि छोड़ देते थे तो किसी रस्सी उस्सी के माध्यम से वो अपने कैसे कनेक्ट रखते थे कि वो लोग तैर के आगे बढ़ते रहे। लेकिन बहुत सारे छोड़ दिए जाते थे, मर जाते थे, वो नहीं तैर पाते थे। तो वो जो घोड़ों को वहाँ छोड़ने की परंपरा थी, वही जो थी अश्व अक्षांश कहलाई। तो 30 से 35 के बाद है, यानी 40 डिग्री का अक्षांश को कहा जाता है अश्व अक्षांश। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे 50 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में एकदम खुला मौसम होता है, खूब प्रचंड वेग से हवाएं चलती हैं, प्रचंड वेग से। तो इसी नाते इसको चीखता साठा गरजता 50 इस तरह के नामों से हवाओं को जाना जाता है, क्योंकि खुला वायुमंडल मिलता है, खूब तेज हवाएं निकलती हैं। ठीक है, तो इतनी बात की आपके हमारे। चलिए, अश्व अक्षांश समझ गए क्या अश्व अक्षांश है। 30 से 35 ऑप्शन में दिया है तो भी हो सकता है, वैसे 40 डिग्री अक्षांश माना जाता है। अश्व अक्षांश 30 से 35 ही आप मानेंगे, ऑप्शन में अगर आता है अश्व अक्षांश कौन सा है तो 30 से 35 को सही है। जलवायु पेटियां भी हमने आपको बता दी, इतनी चीज़ें तो हम लोग याद हो गई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं देशांतर की भी। देशांतर रेखाओं के बारे में आप जानते हैं कि 360 देशांतर रेखाएं हैं। मैंने लास्ट में बताया था आप लोगों को देशांतर रेखा। अक्षांशों के बारे में लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो गए आपके, कुछ भी नहीं होता आपका। ये आपकी रेखाएं होती हैं, कौन सी होती हैं? कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? 360 होती हैं, है ना। और ठीक है, तो इतना तो उसमें कुछ है नहीं तब 360। बाकी सारी चीज़ें हमने लाते बता दी थी आपको पिछली क्लास में। आगे देख लो, जो बृहद वृत्त जो होता है, बृहद वृत्त मैंने बताया था, वो विषुवत वृत्त एक बताया था। सबसे बड़ा वृत्त जो होता है अक्षांश रेखाओं का, कौन सा होगा? विषुवत वृत्त होगा। लेकिन जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं और 360 देशांतर रेखाएं हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाएं सभी क्या करती हैं? बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये पोल टू पोल चलती हैं तो पूरा एक सर्किल बनाती है। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर वृत्त कहा जाए, कौन सा वृत्त है? विषुवत वृत्त है या ये 360 वाले वृत्त है? सबसे बड़ा जो वृत्त होगा, क्योंकि वो 40,076 है और ये कितना है? 40,008 है, 68 किलोमीटर का अंतर होगा। तो ये सभी 360 बृहद वृत्त हैं, लेकिन कितने किलोमीटर वाले? 40,008 वाले हैं। और विषुवत वाला जो है वो कितना है? 40,076 है। आप बहुत अच्छे समझ रहे हो दोस्तों। तो सबसे बड़ा कौन सा वृत्त हो गया? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त। बिल्कुल सही है ना। कहे कि सभी वृत्त दीर्घवृत्त कौन है? तो 360 वृत्त वो हैं, और प्लस एक और ये विषुवत वृत्त वाला, ये दीर्घवृत्त। तो कितने दीर्घवृत्त बनेंगे ग्लोब पर बने हैं? तो 360। तो ऐसे खींचना चाहे तो अनगिनत खींच सकते हैं आप, लेकिन जो बना हुआ है 360 का, तो 360 वो है और एक आपका विषुवत रेखा वाला वृत्त है। और विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है ग्लोब पर खींचा गया, सबसे बड़ा वृत्त बराबर कौन सा वृत्त? इससे बड़ा कोई वृत्त नहीं है ना। या कहिए इससे बड़ी कोई रेखा नहीं है। रेखा की भी बात कर ले कि कौन सी रेखा सबसे बड़ी, पूछ लेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा सबसे बड़ी, या कोई और देशांतर का नाम दे करके कह ले। उसके बाद कह दे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो अक्षांश वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। ये रेखा बड़ी होगी ना। कितनी बड़ी होगी? 76 किलोमीटर बड़ी होगी, मतलब 68 किलोमीटर लंबी बड़ी होगी। तो ये चीज़ है, समझ गया हमने बात को आप लोग। तो ये भी काम खत्म हो गया। अच्छा, ये बताओ कि जो एक चीज़ और भी जान लो कि हमने बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को ही प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, इससे
179 मैंने बताया था पूरब, 179 पश्चिम रेखाएं चलती हैं। फिर इसके बाद में एक लास्ट जो रेखा 0 डिग्री के अपोजिट सेम होती है, वो कौन सी होती है? 180 होती है। तो देखो ध्यान समझो, जब काउंटिंग पूछेगा कि 360 रेखाओं में कौन सी रेखा नहीं जोड़ी जाती है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को नहीं गिनते हैं, 180 पूरब और 180 पश्चिम गिनते हैं। यानी कि 180 वाले को 2 बार गिन लेते हैं, एक तो पूरब के साथ गिन लेते हैं और एक पश्चिम के साथ गिन लेते हैं। यानी 180 को 2 बार काउंट करते हैं, 0 डिग्री को नहीं काउंट करते हैं। लेकिन जबकि आपने अक्षांश रेखाओं में देखा था 0 को काउंट करते हैं, अक्षांश को देखा था तो 0 में काउंट करते हैं। आप समझ में कुछ आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर आपको देशांतर 0 वाला काउंट नहीं होगा, बल्कि 180 वाला काउंट हो जाएगा। क्या? 2 बार। इतनी बात इसकी थी। पूछेगा क्वेश्चन तो आप बता ले जाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। अब गतियों के बारे में भी उपसौर अपसौर भी बता दें यहीं पे। उपसौर ये सब खत्म कहाँ है? बस एक दिन की क्लास और चलेगी इसकी, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे भौतिक भूगोल के उस वाले सेगमेंट में, फिजिकल ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगी। आज के बाद एक क्लास और होगी, उस पर हो जाएगी। तो यहाँ पे बताने चल रहा था आपको उपसौर अपसौर। अब देखो पृथ्वी जो है ना, सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या करती है? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार बराबर है लाइक अंडा, जिसको नहीं पता है वो अंडा। ठीक है, अंडे के आकार में वो गति करती है। तो अंडे के आकार में गति करने का मतलब अंडे का जो नोकीला भाग होगा, यानी पोल जो होंगे वो दूर दूर होंगे सेंटर से। अंडा को खाया हो या ना खाया हो, देखा सभी ने, चाहे दूर से भी देखा है, हटाओ उसको। अब जिसको अंडे ही नहीं पता वो तो देखेगा, वो तो समझ में नहीं आएगा क्या है। तो ऐसा नहीं है, दिमाग में मत रखिए कि श्रावण मास चल रहा है तो डर जाए, डरिए मत। अंडा मतलब केवल वो दीर्घवृत्ताकार परिपथ, अलग चीज का पाप है। और अंडे के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, शाकाहारी मांसाहारी वाला भी बात, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए सूरज यहीं पे है, भाई देख रहे हैं, कुछ आप बता रहे भैया तुम लोग क्या रखो। ठीक, ये होता है जब इस तरीके से घूमती है तो एक स्थिति ये वाली दूरी यहाँ पे कम होगी, ये वाली दूरी कम होगी। कौन दूरी कम? हाँ देखो बच्चा तेज है, इसको रहा नहीं जा रहा। अब ये क्या हो गया ना कि बाकी लोगों को नहीं आ रहा, बेटा उनको बताएं। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो सबसे नजदीक वाली स्थिति है और सबसे दूर वाली स्थिति हो जाती है। तो जब सबसे नजदीक वाली स्थिति होती है इसी को कहते हैं। ठीक है, और सबसे दूर वाली स्थिति होती है अपसौर। ये जो होती है ये 3 जनवरी को होती है और ये 4 ये सब पता होगा। अब इंग्लिश बता दो किसको क्या कहते हैं? कौन आप है, कौन पेरी? अभी मैं कई दिन बताया था। हाँ ठीक है, बताइए सिद्धार्थ। 3 जनवरी पेरी। अच्छा, और किसी को नहीं पता? एक तो लोग को इसके पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ बेटा, उपसौर को क्या कहते हैं? और आप सबको ये अप एलियन है और ये एलियन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सब कभी इंग्लिश में वर्ड करके पूछ सकता है तो आप प्रेजेंट करिए। तो ये तिथि आपकी इसके बारे में हो गया। अच्छा चलिए, और एक आध बात बता दीजिए हमको। एक चीज़ आपको मैं नोट कराने वाला हूँ, ये नोट करा दूँ तब ध्रुव के बारे में, चुंबकीय ध्रुव भी बता दो तब नोट कराऊँ। चुंबकीय ध्रुव जानते हो? देखो हमारा जो मूल ध्रुव है, जो हम लोग भौगोलिक ध्रुव बनाए हैं, भौगोलिक ध्रुव, ये भौगोलिक ध्रुव है जो 90 डिग्री माना है। चुंबकीय
या चुंबकीय जो ध्रुव है, पहले समझिए चुंबकीय ध्रुव हमारे इस ध्रुव से मेल नहीं खाता। चुंबकीय भूध्रुव, उत्तरी ध्रुव और जैसे अभी आप लोग ज्योग्राफी जो पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको जब प्रैक्टिकल चलेगा, प्रैक्टिकल में आपको कंपास वगैरह देंगे जिसमें आपको दिशा सूचक केंद्र होगा, नॉर्थ और साउथ में दिखाएगा, मैग्नेट देंगे, वहाँ पर जो सुई होगी नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रही है, तो नॉर्थ पोल और साउथ जो इंडिकेट करती है वो सीधे सीधे हमारा जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है उसको नहीं इंडिकेट करती है, बल्कि वास्तविक जो चुंबकीय ध्रुव है उसको इंडिकेट करती है। यानी कि यहाँ पर मैंने मान लिया ये भौगोलिकीय है और ये नॉन भौगोलिक यानी ये चुंबकीय है। मैं यहाँ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इधर ही है, ठीक है, इधर ही है, यानी कि जो नॉर्थ है आपका, नॉर्थ ध्रुव है, ठीक है, उसके लेफ्ट में पड़ता है, समझ रहे हैं ना, ऐसे समझिएगा। तो ये यहाँ पड़ता है चुंबकीय ध्रुव। अब कोई भी सिपयान या वायुयान जो भी चलते हैं सभी जो है किसका अनुसरण करते हैं, चुंबकीय ध्रुव। और हमने जो अपने वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए जो मानक बनाया है कि सबसे कम ताकत जो है वायुमंडल से निकलने में विषुवत रेखा पर लगती है। ये आपने सुना होगा कि वायुमंडल से बाहर जाना हो तो विषुवत रेखा से ही जाएंगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, मतलब हमारे ग्रेविटी से वायुमंडल से, तो वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए सबसे कम ताकत लगेगी कहाँ पर, विषुवत रेखा से अगर हम निकल रहे हैं। और हमारे वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए गति आपकी। पलायन वेग कितना होता है किसी चीज़ का, यही है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई चीज़ चले तो वायुमंडल से बाहर निकल सकती है हमारे। तो बेटा ये बात हमारी हो रही है कि वो तो पलायन वेग हो गया, निकल गया सब चीज़ें, तो पलायन वेग सबसे कम पलायन वेग लगाना पड़ेगा ताकत कहाँ, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा कौन सी, चुंबकीय विषुवत रेखा, ना कि हमारी ये भौगोलिक विषुवत रेखा। तो चुंबकीय विषुवत रेखा जो होती है हमारी ये भौगोलिक विषुवत रेखा जो है इसको दो जगह काटती है। दो जगह काटने का मतलब है, अब ऐसे जब समझो जरा लोग को कि दो जगह काटती है का मतलब ये हुआ तो ये है हमारा, ये हमारा है क्या, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी भौगोलिक, और ये हमारा उत्तरी और दक्षिणी क्या है, ये है, ये क्या है, भौगोलिक, ठीक है। तो जब इधर होगा तो ये जो पोल है तो इसका मतलब सेंटर इसका यहाँ आएगा, तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा, ये इसका होगा चुंबकीय होगा, समझ रहे हो बात को, ये क्या होगा, भौगोलिक होगा। और ये देखो वास्तविक जो है आपका मतलब ये जो भौगोलिक है, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक जो आपका यहाँ होगा, यानी ये चीज यहाँ होगी। अब इसी के पर जैसे इसके परिप्रेक्ष्य में देखा है ऐसे से खींची गई थी, समझ रहे हो ना, ये बात समझ रहे हो, ठीक है। उसी तरह से चुंबकीय के परिप्रेक्ष्य में भी खींची जाएंगी, तो चुंबकीय वाली जो इक्वेटर लाइन जाएगी, जैसे इसकी मैं खींच दे रहा हूँ विषुवत रेखा, इसकी वास्तविक वाली जो उन्हें भौगोलिक बनाई है, ये मान लो इसकी विषुवत रेखा डॉटेड है, ठीक है। कितनी बात समझ रहे हो बेटा, नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये किसकी विषुवत रेखा, ये चुंबकीय वाली है जो सीधी लाइन खींची है, जो डॉटेड कटी कटी खींची हुई है वो क्या है, भौगोलिक। तो बेटा इसका पोल जब यहाँ है तो इसकी विषुवत रेखा जो होगी तो इसकी सीधाई में होगी ना, मतलब किस तरह से कुछ होगी, ऐसे होगी ना। अब ये जो डॉटेड वाली है ये भौगोलिक क्या है, भौगोलिक, और ये क्या है, चुंबकीय। तो चुंबकीय वाली जो रेखा है भौगोलिक को काट रही है ना, तो ये जो दिख रहा है इस साइड में यहाँ काट रही है, फिर दोबारा घूम के पीछे से आएगी तो फिर काटेगी ना कहीं, इसी के सेम अपोजिट जगह पे पीछे काटेगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, ऐसे रहेगी तो उधर काटेगी। तो हमारी भौगोलिक विषुवत रेखा को चुंबकीय विषुवत रेखा कितनी जगह काटती है, और यही जो चुंबकीय विषुवत रेखा होती है दोस्त, यही हमारे भारत से होकर गुजरती है, और भारत का कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और आंध्रा इसी क्षेत्र पर पड़ते हैं। इसी नाते हमारा केरल का थंबू का नाम सुने होंगे, और श्रीहरिकोटा वगैरह का नाम सुने, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पड़ा हुआ हमारा
सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन, ये सब किसी चुंबकीय ध्रुव पर पड़ जाते हैं। जबकि विषुवत रेखा हमारे से 8 डिग्री 4 डिग्री 8 डिग्री के नीचे ही चलती है, लेकिन चुंबकीय विषुवत रेखा हमारे भारत से होकर के गुजरती है। तो चुंबकीय विषुवत रेखा भारत से गुजरने के नाते हम लोगों ने अपने अंतरिक्ष स्टेशनों को वहीं पर एस्टैब्लिश कर रखा है, और जिससे कि उनको पलायन में कम देना पड़ता है और आसानी से वहां से चले जाते हैं। तो ये कारण है, इसी नाते वो और जगहों पर तमिलनाडु में नहीं डाला गया, रखा गया है, और जगहों पे नहीं रखा गया, इन्हीं जगहों पर रखा गया। समझ में आ गई बात ना? तो ये चुंबकीय विषुवत रेखा को आप समझ गए होंगे। अब 2 जगह काटती है, भौगोलिक विषुवत रेखा से भिन्न होती है। अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ना कुछ ना कुछ। यस। एक और लास्ट आज का है जो मैं बता देना चाहता हूँ, इसी के साथ हम लोग आज विदाई ले लेंगे आप लोगों से। ले लीजिए ट्विलाइट्स, एक लिख लीजिए ट्विलाइट। ट्विलाइट क्या होती है? ट्विलाइट, ट्विलाइट, ट्विलाइट रास्ता है। ट्विलाइट, ट्विलाइट, ट्विलाइट जानते हो क्या होता है? हाँ, रोशनी। लाइट है तो रोशनी होता है, सही। ट्विलाइट किसकी रोशनी? आपकी की लाइट की? प्रकाश। बिल्कुल, प्रकाश की लाइट जैसे सुबह होती है और शाम होती है। कभी कभी सुबह होते हुए आप लोगों ने गलती से कभी कभी उठ गया होगा सूरज निकलने से पहले। लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 सपूतों की बात कर रहा हूँ। इनमें से हो सकता है काज जग गए हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब तक गर्मी सूरज की दबा ना दे आपकी स्किन को, तब तक आँख खुलती नहीं, चाहे धूप में सुला दो। कुछ लोगों को धूप में लगता है चादर उधर मुँह ढक करके भी सो जाते हैं, तो वो लोग इस ट्यूबलाइट को नहीं समझ पाएंगे। वो शाम के समय ही समझ पाएंगे। सुबह और शाम के समय जो सूर्य की रोशनी लालिमा लिए रहता है, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई देता, मतलब सूरज नहीं दिखाई देता सुबह के समय ना। देखते होंगे सूरज निकला नहीं तो लाइट पहले आ गई, लाल लाल या कुछ इस टाइप से कलर में। तो वो जो भिन्न डिफरेंट कलर होता है वही ट्यूबलाइट होता है। या शाम को जब सूरज डूब जाता है इसी समय, तो उसके बाद में पता नहीं क्या लाल लाल दिखाई देता है, सूरज थोड़ा दिखाई नहीं दिखता ही नहीं, वही ट्यूबलाइट है। अब इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लिख लो, कहानी खत्म। 6 डिग्री तक है। अगर जो ट्यूबलाइट जैसे आती है, जब ट्यूबलाइट आएगी, मतलब लाइट आने से पहले, लाइट आने से पहले 6 डिग्री तक का, फिर इसके बाद में 12 डिग्री, फिर 18 डिग्री, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। अब लाइटों को समझ रहे हो ना? चलो बता दे रहे हैं। लिखो, सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात, सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात सूर्य की किरणें वायुमंडलीय धूलिकण द्वारा विसरित होकर दिखती हैं। वायुमंडलीय धूलिकण द्वारा विसरित होकर दिखती हैं, जिन्हें ट्यूबलाइट्स कहते हैं। या कहा जाता है। सूर्योदय के 6 डिग्री पहले वाले, सूर्योदय के 6 डिग्री पहले वाले अब देखो, सूर्योदय के 6 डिग्री पहले का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर सूर्योदय मान लो यहां से दिखना है, सूरज यहां है, यहां से दिखने से 6 डिग्री पहले समझ लो, यानी कि 6 डिग्री और सूरज चढ़ जाए तो अब दिखाई दे देगी यहां से। तो समझ रहे बात करते हैं? 6 डिग्री पहले यानी कि सूरज दिखने से 6 डिग्री पहले, यानी सूरज दिख नहीं रहा है, 6 डिग्री पीछे है। 6 डिग्री जैसे उठेंगे तब दिख जाएगा। तो 6 डिग्री जो तक है तो वो जो है नागरिक ट्यूबलाइट कहलाती है। और अगर सूरज देखो यहाँ पर 6 है, 12 है और 18 है, ये 6 डिग्री अगर दिखने मतलब निकल जाने से 6 डिग्री पहले है,
और 6 डिग्री और झुकाव हो जाएगा तो या तो 6 डिग्री, देखो 6 डिग्री के डिफरेंसेस से होंगे जिस जगह पे हुआ, या तो वो आने वाले होंगे 6 डिग्री दूर होंगे, या तो 6 डिग्री दूर जा चुके होंगे। दोनों कंडीशन में 6 डिग्री, देखो सूर्योदय के समय आ रहे होंगे, 6 डिग्री पीछे रहे होंगे, समझ रहे हैं, और जब सूर्यास्त होगा तो 6 डिग्री जा चुके होंगे मूल स्थान से। तो 6 डिग्री जो डिफरेंस होगा वो नागरिक ट्विलाइट कहलाएगा। और जब सूरज का 12 डिग्री 6 से 12 के बीच का होगा तो समुद्री ट्विलाइट कहलाएगा। और जब 12 से 18 होगा, वो 12 से 18 वाला प्रकाश होगा तो खगोलीय ट्विलाइट कहलाएगा। 3 ट्विलाइट बताए, जिस स्थान पे सूरज दिखेगा उस स्थान से अगर 6 डिग्री या तो मतलब 6 डिग्री दूर है, ऐसे समझिए 6 डिग्री दूर है, 6 डिग्री और आ जाए वो तो सूरज में यानी कि प्रकाश दिखने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो 6 डिग्री का जो डिफरेंस दिखाई देगा जो दूरी का मेरे भाई, वही आपका होगा नागरिक ट्विलाइट। 12 डिग्री का होगा तो क्या हो जाएगा, समुद्री ट्विलाइट हो जाएगा। और 18 डिग्री होगा 12 से 18 तो खगोलीय ट्विलाइट। बात समझ गए ना, एक क्वेश्चन पूछेगा इसको, चलिए लिख लीजिएगा। सूर्योदय के 6 डिग्री पहले स्थित स्थानों पर, सूर्योदय के 6 डिग्री पहले स्थित स्थानों पर, जल्दी करिए, दिखने वाला प्रकाश नागरिक ट्विलाइट 12, उसके बाद कामा लगा लीजिएगा, 12 डिग्री पहले दिखने वाला प्रकाश, 12 डिग्री पहले दिखने वाला प्रकाश समुद्री ट्विलाइट तथा 18 डिग्री पहले दिखने वाला प्रकाश खगोलीय ट्विलाइट्स कहलाता है। खगोलीय ट्विलाइट कहलाता है। एक लाइन और उसमें लिख लीजिए, हाईलाइट करके पेन से लिखिएगा। ट्विलाइट सभी अक्षांशों पर पूरब से पश्चिम घूमता है। ट्विलाइट सभी स्थानों पर पूरब से पश्चिम घूमता है। इसका मतलब कोई बता पाएगा हमको? देखो एक बार सुन लो, 1 मिनट के समय देखो, आप उसको लिख लोगे ना, ये क्या हो गया, नागरिक, जिसको नहीं पता वो लिखो, नागरिक ट्विलाइट, ये क्या हो गया, समुद्री ट्विलाइट। ऐसे उदाहरण लेना तो लिखा होगा, जोड़ ले, ठीक है। समुद्री ट्विलाइट, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ट्विलाइट, 3 तरह की ट्विलाइट को डिग्री यहाँ बना लेना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि आप पृथ्वी कहाँ से कहाँ पहुंचती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब। तो जब सूरज यहाँ होगा, मतलब पीछे होगा, अब इधर ट्विलाइट किधर चलेगी, इधर से इधर को आएगी ना, तो ट्विलाइट हमेशा पूरब से पश्चिम को चलती है, पूरब से पश्चिम। ट्विलाइट जो होगी पूरब से पश्चिम चलेगी, यानी 6 डिग्री 12 डिग्री 18 डिग्री, ये पहले 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, ये क्रम पूरब से पश्चिम को चलेगा। लिख लो, ट्विलाइट सदैव पूरब से पश्चिम को चलती है, ठीक है। आज तो बहुत कुछ कवर हो गया, कुछ आया भी, पल्ले भी पड़ा।